वो दिन में खाकी वर्दी पहनता था, लेकिन रात को बैंगलोर की गलियों में शिकार की तलाश में निकल जाता था। एक शिकारी, एक सनकी, अ मॉन्स्टर इन यूनिफॉर्म। ये कोई कहानी नहीं है। दिस इज द रियल स्टोरी। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है उमेश रेड्डी की, द बुचर ऑफ बैंगलोर। To Crime Paglu Diaries, where twisted minds meet dark crimes. और आज हम जानेंगे उस आदमी को जिसने भरोसे को खौफ में बदला, जिसके नाम से औरतों ने घर से बाहर कदम रखना छोड़ दिया। शहर भर में घरों के बाहर लोहे के गेट लग गए और अकेली औरत का बाहर निकलना एक डरावना ख्वाब बन गया। उमेश रेड्डी का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव बसाप्पा मलिगे में हुआ था 1969 में। उमेश ने अपने करियर की शुरुआत सीआरपीएफ ज्वाइन करके की और उसे जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग दी गई। वहीं पे उसने अपना पहला क्राइम किया जब उसे एक सेना नायक के घर की सिक्योरिटी ड्यूटी दी गई तो उसने उनकी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं है और उमेश वहां से भाग गया। बाद में उसने रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करके डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व में फिर से एंट्री ले ली। एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया उस समय बैकग्राउंड चेक सिस्टम था ही नहीं। सीआरपीएफ से भाग के सीधा चित्रदुर्गा आया और डीआर का कांस्टेबल बन गया। ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उमेश पे रोड रेज का केस भी हुआ, लेकिन उसके सीनियर ने उस केस को इग्नोर कर दिया। उमेश को वर्दी तो दोबारा मिल गई, लेकिन इस बार दूसरों को बचाने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए। कब से शुरू किया उमेश ने रेप मर्डर का खेल, किसी को पक्का नहीं पता, पर नेटफ्लिक्स की माने तो पहला कंफर्म केस 13 नवंबर 1996 का है, जब दिव्या नाम की औरत के साथ उसने जबरदस्ती की। उसके बाद 4 दिसंबर को दूध वाले की बेटी गीता के साथ, और फिर 6 दिसंबर को केबी कॉलोनी में रहने वाली 16 साल की पल्लवी नाम की लड़की का उसने पीछा करना शुरू किया। लेकिन पल्लवी ने हिम्मत दिखाई और पत्थर मारकर खुद को बचा लिया और वहां से निकल गई। लेकिन उसी कॉलोनी में रहने वाली 16 साल की एक और लड़की रूपा का उमेश ने रेप करके मार डाला। ये सब यहीं नहीं रुका। 1996 से 2002 तक कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से औरतों के रेप और मर्डर की खबरें आईं। कुछ सिर्फ 16 साल की थीं, कुछ अधनंगी हालत में मिली। उमेश उनके कपड़े लेकर भाग जाता था ताकि उसे भागने का समय मिल जाए और वे किसी को मदद के लिए बुला भी न पाए। और खुद उमेश ने बाद में कबूला, मैंने 18 मर्डर किए हैं। वह आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घरों को निशाना बनाता, जब घर पर कोई पुरुष नहीं होता था। वह पानी या पता पूछने के बहाने घर में घुस जाता, फिर वह उन्हें चाकू से धमकाता, कपड़े उतारने पर मजबूर करता, बांध देता और उनके साथ बलात्कार करता था। वो पहले डराता, फिर गला घोंटकर बेहोश करता, और जब सामने से कोई आवाज नहीं आती तब अपना घिनौना काम करता था। बलात्कार के बाद उमेश अपनी पीड़ितों को मार डालता था और अपराध को डकैती जैसा दिखाने के लिए उनके गहने निकाल लेता और फिर जाते जाते अंडरगारमेंट्स लेकर भाग जाता था। उमेश का डर ऐसा था कि औरतें घर से बाहर निकलने में डरने लगीं। लोगों ने घरों के बाहर आयरन गेट लगवा लिए और पूरा शहर थर थर कांपने लगा। उमेश को पहली बार जनवरी 1997 में गिरफ्तार किया गया, जब उसकी पहली शिकार दिव्या ने उसे गणतंत्र दिवस परेड में पहचान लिया। उसे गिरफ्तार कर डीएआर से निलंबित कर दिया गया। अदालत ने उसे बेल्लारी जेल में ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन जब चित्रदुर्ग पुलिस उसे बेल्लारी जेल अधिकारियों को सौंपने जा रही थी, तभी रेड्डी भाग निकला। ट्रांसफर के दौरान उसने शौच जाने का बहाना किया और अपनी हथकड़ियां उतरवा लीं और पास के खेतों में भाग गया, एक ऐसी तरकीब जिसका उसने बार बार इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने बेंगलुरु में एक इनकम टैक्स अधिकारी की पत्नी को, अहमदाबाद में एक लड़की को, बड़ौदा में 2 लड़कियों को और कुनिगल में एक विधवा को मार डाला। उमेश का अंडरगारमेंट्स के प्रति ऑब्सेशन ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बना। जब पड़ोसियों ने उसके खिलाफ अंडरगारमेंट्स चोरी की रिपोर्ट लिखवाई और 7 जुलाई 1997 को उसे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने के आरोप में पीन्या पुलिस ने दूसरी बार गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उसके कमरे पर छापा मारा तो उन्हें अंडरगारमेंट्स से भरा एक बैग मिला। पीन्या में अपनी गिरफ्तारी के समय उसने पुलिस को बताया कि उसका नाम रमेश था। उमेश 24 घंटे के भीतर भाग निकला, जब उसे एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए माइको लेआउट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। पुलिस ने शुरू में उसके भागने की खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन रेड्डी के पिता ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। तब 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और रमेश के नाम पर एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 28 फरवरी 1998 को रेड्डी ने पीन्या में 37 वर्षीय विधवा जयश्री मराड़ी सुब्बैया का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि उसने कई बार मृत शरीर के साथ भी यौन संबंध बनाए थे। जब उनका 8 साल का बेटा सुरेश स्कूल से लौटा
तो उसने रेड्डी को अपने घर में देखा। रेड्डी ने लड़के से कहा कि उसकी मां के शरीर में एक बुरी आत्मा घुस गई है, इसलिए उसने उसे खिड़की की ग्रिल से बांध दिया है। फिर वह डॉक्टर लाने की बात कहकर भाग गया। रेड्डी ने फिर पीन्या में एक और महिला का बलात्कार करने का प्रयास किया। जब महिला ने शोर मचाया तो वह घर की पहली मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। उसका पैर मुड़ गया और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया, जिन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद भी उमेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और वह बार बार भाग निकला। उमेश पुलिस हिरासत से 5 बार भागा और उसने अपना आतंक जारी रखा। 2002 में एक दिन बेंगलुरु में एक रिक्शा चालक ने एक संदिग्ध बैग वाले आदमी को देखा। अंदर ब्रा, पैंटी और चोरी के गहने थे। वह उमेश था। रिक्शा चालक सत्यवेलु ने उसे एक अखबार की तस्वीर और पहले की अदालत में पेशी से पहचान लिया। चालक ने एक टेलीफोन बूथ से अपने बड़े भाई राजेंद्रन को बुलाया और पुलिस लाने के लिए कहा। इस बीच उसने सैलून के बाहर निगरानी रखी। जब रेड्डी सैलून से बाहर निकला और रेलवे स्टेशन की ओर चलने लगा तो रिक्शा चालक ने पुलिस को टिप दी और उसका पीछा किया। इंस्पेक्टर नागराज ने शरीफ नगर के पास रेड्डी को रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। रेड्डी पर 9 मामलों में मुकदमा चला और उसे दोषी ठहराया गया, जिसमें जयश्री सुब्बैया का बलात्कार भी शामिल था। 26 अक्टूबर 2006 को बेंगलुरु शहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सुकन्या ने 28 फरवरी 1998 को जयश्री सुब्बैया के बलात्कार और हत्या के मामले में उमेश को कई सजाएं सुनाई, जिनमें फांसी की सजा, 7 साल की कैद के साथ 25,000 का जुर्माना और 10 साल की कैद के साथ 25,000 का जुर्माना शामिल था। चूंकि मौत की सजा सबसे भारी थी, इसलिए प्रक्रिया के अनुसार मामले को हाईकोर्ट भेज दिया गया। 4 अक्टूबर 2007 को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने भी रेड्डी को दोषी ठहराया, लेकिन जज मौत की सजा पर असहमत थे। जस्टिस वी.जी. सभाहित ने मौत की सजा को बरकरार रखा, लेकिन जस्टिस रवि बी. नाइक ने माफी की गुंजाइश के बिना आजीवन कठोर कारावास की वकालत की। मामले को सुलझाने के लिए तीसरे जज जस्टिस एस.आर. बन्नूरमठ को नियुक्त किया गया। 18 फरवरी 2009 को बन्नूरमठ ने मौत की सजा को बरकरार रखा और इस तरह हाईकोर्ट ने उमेश रेड्डी के लिए मौत की सजा की पुष्टि की। इसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी की मौत की सजा को बरकरार रखा और यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उमेश के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा। इसके बाद उमेश ने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। दया याचिका को पहले कर्नाटक सरकार ने 7 मई 2012 और फिर राष्ट्रपति ने 12 मई 2013 को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उमेश रेड्डी की शुरुआत में दी गई फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया, क्योंकि उसे 2006 से 2016 तक बिना किसी कानूनी आदेश के 10 साल तक अकेले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, जो कानूनन गलत था। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे उम्र कैद की सजा काटनी होगी। उमेश को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा, बिना किसी रिमिशन के। पैरोल और माफी के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए हैं, यानी जल्दी रिहा होने की संभावना बहुत कम है। भारत के सबसे खतरनाक दरिंदों में से एक जिंदा रहेगा। यह मामला कानून और नैतिकता के बीच के तनाव को दर्शाता है। यह न्याय है या अन्याय? आप बताइए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। कानून ने जिस शख्स पर भरोसा किया वही एक ऐसा डरावना सपना बन गया जिसे वो रोक नहीं पाए। उमेश रेड्डी, द बीस्ट ऑफ बैंगलोर, आज भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन हिज शैडो स्टिल हॉन्ट्स द सिटी। Subscribe to Crime Paglu Diaries for more twisted truths and dark tales. Until next time, trust no one.